नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भाई ये तो मर्डर मिस्ट्री जो होती है उससे भी बड़ी मिस्ट्री हो गई। कितने दिनों तक सुशांत सिंह राजपूत की एक मिस्ट्री चली थी, पता नहीं चल पा रहा था कि क्या हुआ है, किसने मारा है, किसने नहीं मारा है। बहुत सारी थ्योरीज आ रही थी, लेकिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक महा मिस्ट्री बन जाएगा, किसने सोचा था। अजीब तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं और सारी की सारी जो जानकारियाँ आ रही हैं वो कौन से कॉर्नर से आ रही हैं? वो आ रही हैं गोदी मीडिया वाले कॉर्नर से। और वो सारी जानकारियाँ बार बार कुछ संकेत कर रही हैं और वो जानकारियाँ ये बता रही हैं कि सबसे बड़ा झूठ अगर धरती पे कुछ है तो वो ये है कि धनखड़ साहब बीमार थे, इसलिए उन्होंने पद छोड़ दिया। लेकिन अब जो चीज़ें आई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेके बड़ा सस्पेंस है। तो सस्पेंस को आप अनुमान लगा लीजिएगा। मैं अगर ये बोलूँ कि नहीं इसमें ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, तो वो थोड़ा जाती हो जाएगी, लेकिन मैं तथ्य आपके सामने रख दूंगा। सबसे बड़ी खबर तो आज ये आई है कि धनखड़ साहब जो हैं उनके घर पे बाकायदा रेड जैसी हुई और उनके घर में जो एक दफ्तर बना हुआ था जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे उसको सील कर दिया गया और वहीं पे उसी दफ्तर में उनका सोशल मीडिया टीम काम करती थी। वहीं से जो ट्वीट करना हो, वीडियो डालना हो, जो भी करना हो, उस सोशल मीडिया टीम को भी वहाँ से चलता कर दिया गया, घर भेज दिया गया। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने लिखा कि पीछे सर्वेंट क्वार्टर से खाना बन के आ रहा है क्योंकि किचन भी सील कर दिया गया। ये एक पूरे दिन खबर चलती रही। अब क्या हुआ कि इस खबर को सबसे पहले देखा गया इंडिया टीवी पे। इंडिया टीवी मतलब रजत शर्मा का चैनल। रजत शर्मा मतलब वो आदमी जो मोदी जी के अभी पत्रकार सर्कल में जितने लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पर्सनली नज़दीक है। बाकी चैनल बहुत सारे गोदी हैं, कुछ विज्ञापनों के चक्कर में हैं, कुछ डर के मारे हैं, लेकिन रजत शर्मा का रिश्ता बहुत पुराना है। और जब रजत शर्मा ने ये लॉन्च किया था इंडिया टीवी, तो लंबे समय तक लोग ये धारणा रही, मेनका गांधी भी उनके साथ ही बहुत सारे लोग थे, कि रजत शर्मा का चैनल कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ से उसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, बैकअप मिलता है। कुछ लोग ये कहते थे उनको फाइनेंस भी मोदी जी ने किया हुआ है। रजत शर्मा ने अपने चैनल का एक आयोजन किया था, बहुत बड़ा, उनकी एक वर्षगांठ थी, मेरे ख्याल से 25वीं साल की रही होगी। उसमें बड़ी संख्या में लोग आए और मोदी जी खुद पहुँचे थे, काफ़ी देर तक वहाँ पर रहे थे। तो रजत शर्मा का उनके साथ रिश्ता बहुत पुराना है और रजत शर्मा का चैनल कह रहा है कि उनके घर का उनका दफ्तर सील कर दिया गया। ये खबर आप जब जाएंगे तो गूगल सर्च में आपको दिखाई देगी, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे वो जब इंडिया टीवी पे पेज पे लैंड करती है, उस पेज पे लिखा हुआ है एरर 404। एरर 404 का मतलब ये होता है कि जो आपने लिंक डाला है वो पेज उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ वो लैंड कर रहा है वो जगह वो एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब वो स्टोरी इन्होंने डिलीट कर दी है। ये स्टोरी एक जगह और भी थी, अर्नब गोस्वामी के चैनल की वेबसाइट पे, रिपब्लिक भारत पे। रिपब्लिक भारत में भी जब आप खोलेंगे तो ये कुछ और दिखाने लगता है। तो क्या खबर ये झूठी है या सच्ची है? तो ये खबर झूठी है या सच्ची, ये इसलिए हम नहीं कह सकते कंक्लूसिव तौर पे, क्योंकि खबर को सूत्रों के हवाले से रजत शर्मा ने दिया था। सूत्र मतलब जिसको तेजस्वी यादव ने मूत्र कहा था, जब भी कुछ खबर हो कहीं से हो तो। लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से होने के पीछे कई ऐसी चीज़ें जो एक अनुमान लगाता है एक पत्रकार कि भाई ये सूत्र सही होंगे या गलत होंगे, तो अनुमान इससे लगता है अगर वहाँ सोशल मीडिया टीम काम कर रही थी, यानी पत्रकार लोग वहाँ नौकरी कर रहे थे, उनको दफ्तर सील करके भगा दिया गया, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, तो इससे लगता है कि सही होगी। पर इसका जो खंडन किया प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने, यानी पीआईबी ने, जब पीआईबी इसका खंडन करता है और तब आप देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कैसे हो जाता है? प्रेस इन्फॉर्मेशन आपने देखा कि किस तरह से आप ये भी हुआ कि कुछ जगहों पे ये खंडन छपा, ये खबर झूठी है। भाई खबर का एक कायदा होता है, एक खबर का एक तरीका होता है। भाई कोई खबर आप बता रहे तो आप बताओगे कि कहाँ से आई है। भैया ये मोदी जी ने कहा है, ऐसा हुआ है, ये भैया सरकार ने कहा है कि झूठी है, तब भी आप सरकार के हवाले से लिखोगे। आप कौन हो तो कहने वाले सही है गलत है?
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो खंडन छापा उसकी भाषा सुनिए। भाषा कहती है, इट इज़ बीइंग वाइडली क्लेम्ड ऑन सोशल मीडिया दैट वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिशियल रेजिडेंस हैज़ बीन सील्ड एंड फॉर्मर बीपी हैज़ बीन आस्क्ड टू वैकेट हिज रेजिडेंस इमीडिएटली। यानी खंडन इस बात का किया गया है कि उनका जो घर है आधिकारिक, जो उनको मिला हुआ है बंगला, उसको सील कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि जल्दी से अपने घर को खाली करो। ये खबर गलत है, ऐसा कह रहा है कौन? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार का। ये वो पीआईबी है जिसको यही मोदी सरकार अधिकार देने वाली थी कि वो जिस खबर को झूठी बोल दे उस खबर को इंटरनेट से उड़ा दो कानून में। और उस प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के आईक्यू की स्थिति देखिए कि ये खबर का खंडन कर रही है, लेकिन ये खबर जिस इंडिया टीवी की कोट कर रही है उस खबर ने ये कहा ही नहीं कि धनखड़ के घर को सील किया गया है। वो खबर कह रही है कि धनखड़ के घर के बाहर एक उन्होंने, बड़े बड़े बंगले होते हैं जी, और बंगलों में अपने घर में तो कोई रखेगा नहीं, तो उनके बड़े परिसर में एक जगह कोने में टेम्परेरी कमरे बना दिए जाते हैं, टीन शेड विन शेड डाल के। उसी में उनके ऑफिस खुले रहते हैं। वहीं पे सोशल मीडिया सेल रखी हुई थी। उस जगह पे उस कमरे को सील करने की खबर है। पीआईबी कह रहा है उनका घर, इसका मतलब पीआईबी कह रहा है कि पापा जी नहीं मरे और कोई छाप रहा है उनके घर में किसी की डेथ हुई है। अगर किसी आदमी के घर का एक कमरा सील किया गया है और कहे कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, उसका घर तो सील हुआ ही नहीं, अरे भाई घर तो सील नहीं हुआ है तो वो भी नहीं कह रहा है। तो जो खबर इंडिया टीवी ने कही नहीं उसका खंडन छपा। जब उसका खंडन छपता है ना तो ये और कान खड़े करता है कि यार ये खंडन इतना घुमा के क्यों छापा जा रहा है। तो मिस्ट्री क्या हुई? मिस्ट्री ये हुई कि क्या सचमुच कर दिया गया सील। अब क्या है कि खुद धनखड़ भी कहेंगे हाँ सील कर दिया था, तो भी कोई नहीं मानेगा, सच को कोई नहीं जान सकता। वो भी कहेंगे अगर सील कर दिया है तो लोग कहेंगे कि ये तो तुरंत कहीं से बयान आ जाएगा, ट्वीट आ जाएगा कि ये तो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं धनखड़ वगैरह वगैरह। तो इसलिए हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, कोई नतीजा नहीं निकाल सकते, क्योंकि पीआईबी ने भी जो खंडन किया है उसमें ये बताया नहीं कि भाई सूचना मंत्रालय ने कहा है या फला विभाग ने कहा है या जो इन बंगलों की देखरेख करता है वो डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी कि भाई सीपीडब्ल्यूडी ने कहा है। ऐसी कोई भी जानकारी इन्होंने भी कोट नहीं की है, इसलिए ये खंडन भी उतना ही मूत्रों के अनुसार है जैसा वो वाला था। यहाँ तो इस खबर के सस्पेंस को छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर धनखड़ ने बीमारी के कारण इस्तीफा दिया है तो ये ट्वीट आपके गौर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ट्वीट है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं संगीत कुमार रागी। आप अक्सर टीवी चैनल पर देखते होंगे, बहुत लड़ाकू टाइप के आदमी हैं, उनको कहीं भी भेज दीजिए जीत के आएंगे वो। उन्होंने लिखा है धनखड़ जी के इस्तीफे से दो बातें साफ होती हैं। एक कि आयातित व्यक्ति को उच्च पद देने से पहले बहुत ज़्यादा विचार करें। दूसरा, समाजवादी सामान्यतः उच्च श्रृंखल होते हैं, वे दूसरी पार्टी में जाते तो हैं लेकिन स्वभावतः ज़्यादा दिन टिक कर सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यानी ये धनखड़ के बहाने से धनखड़ के बारे में दो बात कह रहा है कि ये समाजवादी है, वो स्वभाव से उच्च श्रृंखल होता है। किसी को बीजेपी में रखने से पहले अच्छी तरह से ठोक बजा के देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो आयातित लोग हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं कि वो स्वभाव से ही ऐसे होते हैं। यानी ये एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अपनी पार्टी के बहुत सीनियर लोगों में से एक देश के उपराष्ट्रपति के बारे में ये राय दे रहा है, और इस राय को देने का एक सीधा संदेश है। संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये प्रवक्ता है, ये मुंह है पार्टी का, ये कह रहा है कि धनखड़ के प्रति भारतीय जनता पार्टी में नाराज़गी है और भारतीय जनता पार्टी बीमारी वाली बात को नहीं मानती। क्योंकि बीमारी वाली बात अगर होती है, बीमार आदमी होता तो श्रृंखल कैसे कह सकते हो उसको, ये कैसे कह सकते हो, वो कैसे हो सकता हो। दूसरा अहम चीज़ है मोदी जी का ट्वीट, वो भी आपको समझना पड़ेगा। वो लिखते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी हैज़ गॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्व कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज़। धनखड़ को बहुत सारे मौके मिले इस देश की अलग अलग स्थिति में सेवा करने के, मतलब उनको बहुत सारी जगहों पे
अच्छी अच्छी पोस्ट दी गई और इंक्लूडिंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको उपराष्ट्रपति भी बनाया गया। और अब मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ये मतलब भाई साहब अपनी सेहत का ख्याल रखना। आपको बहुत सारी पद बहुत मिले, आपको बहुत मौका मिला है। ये मोदी जी लिख के ट्वीट कर रहे हैं। कोई आदमी धनखड़ के घर उनकी तबीयत देखने ना जा रहा, कोई आदमी उनका हालचाल लेने ना जा रहा, कोई भी बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी भी मंत्री की तरफ से। आप सोचो अगर धनखड़ से सब इतना दूर हो जाएं, छिपे छिपे घूमें, तो मिस्ट्री है कि नहीं? क्या चक्कर है, वो कौन सी चीज़ है? अब इस मिस्ट्री को हम और समझें तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, कुछ और चीज़ें देख लेते पहले, उसके बाद चलते हैं बाकी चैनलों ने क्या किया। आज तक ने इस खबर को घुमा फिरा के मोदी जी को मक्खन लगाते हुए छापा, क्योंकि अगर ये कहेंगे कि सील कर दिया, ये कर दिया, तो इनको पता था मोदी जी बुरा मानेंगे और सरकार का खंडन आ जाएगा। तो जो खबर है वो उन्हीं के मैंने ट्वीट से उठाई है। आज तक कह रहा है कि धनखड़ ने अपना सामान पैक कर लिया, एकदम पूरी तैयारी है और वो बहुत जल्दी घर खाली करना चाहते हैं। मतलब ये कि एक खबर किसी ने दी कि भाई इनका घर सील कर दिया गया है और ये जलपट खाली कर रहे हैं, क्योंकि पीआईबी ने खंडन छापा है। तो ये खबर मेरे चैनल पे भी जाए तो बदल देता हूँ कि भाई उन्होंने सामान पैक कर लिया, वो खुद ही जल्दी जल्दी खाली करके जाना चाहते हैं, ताकि वहाँ पर जो बीजेपी सपोर्टर भक्त बना व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कल तक ये कह रहा था कि वो तो बीमार हैं, बीमार आदमी के बारे में पॉलिटिक्स कर रहे हो, वो आदमी अचानक से कहे हाँ यार धनखड़ जी ने तो खुद ही पैक कर लिया था। सब बदनाम कर रहे हैं, सब मोदी जी के खिलाफ हैं, बहुत विरोध करते हैं। मोदी जी इतने अच्छे आदमी हैं और धनखड़ जी बेचारे इतने बीमार आदमी हैं और ये उनके लिए बोल रहे हैं। तो आज तक अपनी तरफ से रेस्क्यू देने आ रहा है राष्ट्रीय। गौरव सावंत एंकर हैं, उनकी गलती नहीं, एंकर अपने मन से कुछ नहीं बोलता। गौरव बहुत अच्छा लड़का है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये पूरा जो गोदी इकोसिस्टम है ये क्या कह रहा है और किस जगह इशारा कर रहा है। दो चीज़ें इसमें, एक रजत शर्मा ने इसके पीछे जो कारण लिखे वो करीब करीब वही है जो कल मैंने वीडियो में बताए थे, लेकिन उससे भी खतरनाक एनडीटीवी की रिपोर्ट है, अडानी साहब का चैनल। ये रिपोर्ट कहती है कि धनखड़ को हटाने के पीछे वो नोट मिले थे ना जज साहब के घर में, आउट हाउस में खूब सारी करेंसी जलती हुई, आग लगी तो वहाँ फायर ब्रिगेड गई तो बोरे के बोरे नोट मिले थे। वो नोट हैं धनखड़ को हटाने का कारण, और धनखड़ को हटाने का कारण जस्टिस वर्मा है। कैसे हैं? क्योंकि धनखड़ जस्टिस वर्मा के खिलाफ, अब बताइए, जस्टिस वर्मा को कहा गया कि भाई आप इस्तीफा दे दो। अब जज साहब हैं, उनको जो है हटाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। फिर इस्तीफा नहीं दे सकते तो हटाने का एक तरीका है कि उनके लिए महाभियोग लाना पड़ेगा संसद में। संसद में महाभियोग लाने के लिए विपक्ष ने प्रस्ताव डाल दिया। विपक्ष के उस प्रस्ताव को धनखड़ ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया तो उसके कारण जो है सनसनी फैल गई कि अगर जस्टिस वर्मा जाएगा तो क्या पता क्या हो जाए, क्या बोल दे, क्या पोल खोल दे। और दूसरा ये भी कि अगर विपक्ष प्रस्ताव ला रहा है, हालांकि तो वो जुडिशरी का आदमी है, तुम्हारी पार्टी और तुम्हारा पूरा सिस्टम तो जुडिशरी को कोसते रहते हो कि ये कॉलेजियम सिस्टम के कारण है, ऐसे जज भर्ती हो जाते हैं। तो अगर उसमें से एक जज फंस रहा है और पकड़ा गया है और उसको हटाने की बात हो रही है, तो बीजेपी इसको रोकना क्यों चाहती है? ये बड़ा सवाल है। और इसलिए एनडीटीवी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेके, जो रिपोर्ट है एनडीटीवी की, तरीके निकाल रही है कि जस्टिस वर्मा को कैसे बचाया जाए, इस अविश्वास प्रस्ताव को वापस कैसे लिया जाए। अडानी का चैनल छाप रहा है और उसमें तरीके बताए गए हैं कि उनको जो सूत्रों से खबर मिली है, पक्की खबर है, वो ये कहती है कि ऐसा तरीका भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है राजनाथ सिंह के यहाँ पे, और सारे लोगों ने बैठ के डिस्कस किया कि ये जो बवाल खड़ा कर गए हैं धनखड़ साहब, इससे कैसे बचा जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि हम, क्योंकि धनखड़ न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे भयंकर, आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। तो यहाँ पे जो अगर जांच होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये प्रस्ताव निकाला गया, वहाँ पे जुगाड़ सुझाया गया कि एक काम करते हैं, कहेंगे कि चूंकि ये प्रस्ताव
लोकसभा में आया था तो पहले उस पर लोकसभा में कार्रवाई होनी चाहिए, तो राज्यसभा में धनखड़ साहब ने स्वीकार कर ली, वो गलत है। उसके बाद हम एक ऐसा सिस्टम लाएं और ये बात कहें कि भाई पहले 3 मेंबर की कमेटी जांच करे, तब उनके खिलाफ महाभियोग आएगा जज साहब के खिलाफ। जस्टिस वर्मा, नोटों की गड्डी जले हुए आउट हाउस वाले, आप समझ रहे हैं? तो जस्टिस वर्मा इनकी मुसीबत का कारण बने, इस खबर से ये एक परसेप्शन आप निकाल सकते हो। अब आते हैं हम रजत शर्मा के कुछ और उद्गारों पे जो उन्होंने लगातार व्यक्त किए, और उन्होंने जो कहा उससे आपको मेरे वीडियो की याद आ जाएगी कि धनखड़ को हटाने का कारण मैं क्या देख रहा था, क्या वो है। रजत शर्मा ने अपना लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है ट्विटर पे, उसमें वो लिखा है कि वो सरकार के लिए एम्ब्रासमेंट बने जा रहे थे, सरकार की हर दिन किरकिरी करवाते थे। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे मोदी जी परेशान थे। मैं पहले दुनियादारी का रायता समेटा कि धनखड़ रोज एक नया रायता खड़ा कर दे रहे हैं, वो समेटें, क्योंकि एक आदमी अगर ऐसा है तो वो सब जगह है। तो उसमें वो लिखते हैं कि उन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो वहाँ सदन में एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो एक्सपोज हुए, खुलेआम एक्सपोज हुए, बार बार हुए, बार बार पकड़ा गया, देश की जनता ने सीधे प्रसारण में देखा। भक्त भी कह रहे थे नहीं यहाँ पे धनखड़ गलत है, और वो किए जा रहे थे। मैसेज क्या जा रहा था रजत शर्मा के मुताबिक कि ये काम मोदी सरकार करवा रही है, ये मोदी जी की सरकार के लिए कर रहे हैं। इस वजह से बार बार का सरदर्द बन चुके थे धनखड़, पहली चीज़। दूसरा, न्यायपालिका पर हमले पे हमले कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि संसद की सर्वोच्चता की बात की, बहुत कल मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। और उसमें लगातार सरकार और न्यायपालिका के बीच में तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि न्यायपालिका भी ये समझ रही थी, पूरी दुनिया ये मान के चल रही थी कि ये जो कुछ बोल रहे हैं धनखड़, ये आरएसएस और सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। रजत शर्मा ये कह रहे हैं कि ये गलत फहमी थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आरएसएस की सोच जो है वही धनखड़ बोल रहे थे। हो सकता है कहीं पे कोई कैसेट अटक गई हो, कहीं पे कोई फाइल फंस गई हो, और कहीं पे कोई टेंशन हो गई हो, तो चीज़ों को मोदी जी न्यायपालिका के साथ न्यूट्रलाइज करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। रजत शर्मा का कहना यह है कि इसके कारण तनाव बढ़ गया था, और उनको बार बार इसीलिए साइज करके रखा जा रहा था। सरकार ने नाराज़गी भी जताई, लेकिन सरकार ने नाराज़गी जताई, उससे ज़्यादा नाराज़गी धनखड़ ने जता दी। उन्होंने कहा कि मैं तो सरकार की तरफ से लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए न्यायपालिका से लड़ रहा हूँ, मैं वहाँ से लड़ रहा हूँ। मतलब ऐसा हुआ कि मैंने पता ही नहीं मेरे लिए कौन लड़ रहा है, जाके लड़ा के आ जाए और फिर मुझ पर एहसान बताने लगा। भाई मेरे उससे संबंध खराब कर दिए तूने लड़ने के चक्कर में, अब मुझे आके कह रहा है मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। तो सरकार से रोज़ झगड़ते थे, और मुझे महत्व नहीं दिया जा रहा है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे मंत्री नहीं पूछ रहे हैं। इस चक्कर में उन्होंने, धनखड़ साहब ने नागपुर में भी शिकायत कर दी, आरएसएस में, सब जगह शिकायत कर दी, और कहा गया मोदी जी से मेरी बात कराओ, मोदी जी तक ये बात पहुंचाओ, ये नहीं चलेगा, ये लोग मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, फला ढिमका, बड़े बेचैन थे। ऐसा रजत शर्मा ने लिखा है, जो मोदी जी के नज़दीक हैं और बीजेपी की साइड के पत्रकार सदियों से माने जाते हैं। जब पत्रकारिता बहुत न्यूट्रल हुआ करती थी तब से, तब गोदी वोदी कुछ नहीं था। खैर, उन्होंने, रजत शर्मा के बारे में बता दूं कि जी न्यूज़ लॉन्च हुआ, सुभाष चंद्रा, लक्ष्मी गोयल, आरएसएस के ये लोग हैं। भारत में कोई मीडिया हाउस उस तरह से पहले था नहीं। इन्होंने साउथ एक्सटेंशन में एक आवासीय कोठी के अंदर से अपना दफ्तर शुरू किया। मैं वहाँ उस वक्त कर्मचारी हुआ करता था उस कंपनी में, और वहाँ पर इन्होंने एक पहला संस्थान लेकर आए जो बीजेपी के यूके सिस्टम का था, आरएसएस की आइडियोलॉजी का था, टीवी। और जी न्यूज़ जैसे टीवी के अंदर एक पॉलिटिकल न्यूज़ बुलेटिन लाया गया। रजत शर्मा वहाँ से शुरुआत करते हैं। उससे पहले भी वो सूर्या वूर्या जो पत्रिकाएं होती थी आरएसएस से जुड़ी हुई, उनमें संपादक हुआ करते थे। उनका पुराना रिकॉर्ड था, और वो वहाँ से, वहाँ पर जो दूसरे लोग भी थे, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री याद दिलाता हूँ। एक स्वर्गीय थे वहाँ पर, बहुत सीनियर आदमी थे, इसलिए उनका नाम जिक्र नहीं करूँगा कि वो दुनिया में नहीं है, मेरे बहुत अजीज़ थे, बड़े अच्छे इंसान थे, आइडियोलॉजिकली वो संघ के थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री की थी उस समय, मेहनत करके, कि करोड़ों रुपए की ज़मीन पे जो है ये वीआईपी लोग सो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अटल जी तो थे नहीं, कोई और संघ का तो मरा नहीं था। तो कांग्रेस के लोगों को किस तरह से उसके अंदर फिजूल खर्ची और देश में ऐश कर रहे हैं, तो जो समाधियाँ बनी हुई हैं, उस थॉट को बढ़ाने के लिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। बहरहाल, तो रजत शर्मा
तब से ही बीजेपी के नज़दीक हैं। और ये जो सीन आप देख रहे हैं जिसमें भी ये मोदी जी का भी बहुत नज़दीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बहरहाल उन्होंने बताया कि आरएसएस मंत्रियों और मीडिया तक भी अपनी नाराज़गी इन्होंने प्लांट करनी शुरू कर दी थी। धनखड़ ने सबको बताना शुरू कर दिया था कि वो सरकार से क्यों नाराज़ हैं, कैसे पद का इस्तेमाल उन्होंने सरकार के लिए किया, कैसे मैं सरकार के लिए सबको गिरा देता हूँ, किसी की नहीं सुनता हूँ, चिदम्बरम को मैंने बीट कर दिया। मतलब वो ट्रोल जैसे करता ना, ट्रोलर, वैसे वो बैठ के पद पे करते थे। मुझे भी बहुत करता था और मैंने राज्यसभा की कार्रवाई में मैं बड़ा चिड़ के देखता था कि ये कैसा आदमी है पीठासीन अधिकारी भाई, इसको कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन जब इससे काम नहीं चला तो उसने फिर विपक्षी लोगों के साथ में मेलजोल शुरू कर दिया, ऐसा रजत शर्मा लिख रहे हैं। केजरीवाल से मुलाकात की, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और वहाँ पर बहुत सारी बातचीत ऐसी की जो मोदी जी के खिलाफ, इसके खिलाफ, फलां के खिलाफ थी। आप जानते हैं पेगासस वाले प्रधानमंत्री हमारे, उनको सब पर पता चल जाता है, तरह तरह के पेगासस उनके घूम रहे हैं, उनको भी पता चल गया। और ये भी खबर है कि उसके बाद में एक केंद्र सरकार के मंत्री ने, बहुत खतरनाक मंत्री माने जाते हैं, मोदी जी के बहुत नज़दीक हैं, लंबे तगड़े मोटे चौड़े, उन्होंने भी इनको फ़ोन करके हड़काया था धनखड़ जी को। उससे वो बहुत दुखी थे। और फिर जब वहाँ पे गए तो एकदम पार्टी अध्यक्ष जो है नड्डा साहब, उन्होंने तो कल जो ऐसा हद कर दी थी पूरा कि तुम कुछ हो ही नहीं, बैठे रहो वहाँ कुर्सी पे। और यहाँ तक कि जो कार्य मंत्रणा समिति होती है उसकी बैठक में भी नहीं गई है सरकार, तो इनको एक तरफ रख दिया गया था। तो आखिर में समझ में आ गया हुआ इनको कि भाई हम तो अब क्रिटिसाइज़ कर दिए गए, तो कोई रास्ता नहीं है, तो इस वजह से इनको हटाया गया। अब ये पता नहीं आउट हुए हैं या इनको रिटायर किया गया है, भगवान जाने। बहरहाल इनकी जो हालत है वो ये है। और इम्पीचमेंट केस जो है, ये कहा जा रहा है कि यशवंत वर्मा न्यायाधीश वाला, वही नोट जले हुए मिले थे, उनका इम्पीचमेंट केस इन्होंने जब हाथ में लिया तो फिर पार्टी को लगा कि अब ये आदमी रहना खतरनाक है, और उसने फिर तमाम सारी बातें हुई। उसके बाद उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया, ऐसा रजत शर्मा ने लिखा है। फिर एक मिस्ट्री है, यहाँ पर भी मिस्ट्री है, और मिस्ट्री ये है कि क्या धनखड़ साहब जो है वो मोदी जी का विकेट उड़ाने के चक्कर में थे क्या? क्योंकि और जाहिर बात है जो रवैया हमने देखा कल जेपी नड्डा का, दूसरे लोगों का, उससे भी लग रहा था कि धनखड़ को वो पूछ के राजी नहीं है। तो पूरा जो सीन है वो, उसमें एक चीज़ तो पक्की है, बीमारी की बात बेकार है। वो तो मैं आपको कल ही कह रहा था। ऐसे ही लिख देते हैं लोग इस्तीफे में, कहीं भी इस्तीफा देते हैं। आप भी दफ्तर से दोगे तो भाई निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ। निजी क्या, बीवी से झगड़ा थोड़ी हुआ है यार, दे रहे हैं भैया, ठीक है। अब कौन बोलेगा कि मेरा बॉस बड़ा बदतमीज है, सुबह सुबह डांट लगाता है और उसको खुद काम नहीं आता है, खुद अपने आप को तुर्रम खां समझता है, उसको दो कौड़ी का काम नहीं आता। ये सब तो नहीं लिखोगे ना आप उसमें। आप कहोगे निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ, आखिर तक नहीं लिखोगे। कोई इंक्वायरी में बुलाएगा, एग्जिट इंटरव्यू में भी भूलेगा आचार वाला, तो भी आप नहीं बोलते हो, तो धनखड़ कैसे बोल जाएंगे? लेकिन एक बात पक्की मान के चलना, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, सत्यपाल मलिक याद है, धनखड़ भी वैसे ही बम है। सत्यपाल मलिक तो पद से हटने के बाद लंबे समय बाद किसानों की दुर्दशा देखकर मुकर हुए थे। ये आदमी तो पद पे बैठे बैठे क्रांतिकारी बना पड़ा हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये किसी दिन अपना संयम खो दे, अभी तक तो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन जो सिचुएशन है वो ये बताती है कि जो हालात हैं उसमें हटाने वाली बात सही लगती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है कि इनके साथ में अगर ये हो रहा है कि मकान खाली कराया जा रहा है, बंगला खाली कराया जा रहा है, सील किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनके ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है। जिस तरह से भगदड़ मची है, उनकी पार्टी का प्रवक्ता ही उनके खिलाफ लिख रहा है, एक भी सांसद विधायक कोई उनके आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। भाई वयोवृद्ध नेता हैं, बीमार हुए हैं, हालचाल लेने चले जाओ। ये भी कहा जा रहा है कि उनका विदाई समारोह नहीं होगा। गुलाम नबी आज़ाद की विदाई में तो एकदम आंसू फूट फूट के रोने वाली बातें थीं, और आज धनखड़ के मामले में सब गायब हैं। तो चीज़ें जो हैं वो अपने आप में बड़ी खतरनाक लग रही हैं। अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये नहीं जानते, और यही मिस्ट्री है। मैंने आपके सामने तथ्य रखे हैं, मैं कोई चीज़ अंतिम रूप से कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये मानता हूँ पीआईबी का जो खंडन है सिर्फ सरकार की तरफ से आया, इसलिए ब्रह्मबाग के मान लें, ये नहीं हो सकता। और इंडिया टीवी ने जो खबर दिखाई है, चूँकि इसने खुद ही इसको उड़ा लिया है, विड्रॉ कर लिया है,
इसलिए उस खबर को भी हम सही नहीं मान सकते। लेकिन इतनी बातें हुई हैं, धुआं उठ रहा है, तो कुछ आग तो होगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहा होगा। जो भी होगा हम देखते रहेंगे और कुछ खास होगा तो आप तक लाते रहेंगे, और जब आप तक लाएंगे तो आप भी लोगों तक पहुंचाएंगे, इसलिए शेयर करते जाएं। नमस्कार, जय हिंद।